मैं जितेंद्र मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की तैयारी करते हैं। वार्षिक पेपर के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा और त्रैमासिक अर्धवार्षिक सभी को कवर करने वाला है ये चैप्टर। तो ये होने वाला क्या है, सोशल साइंस का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्लास 10th का ये चैप्टर है। सोशल साइंस सब्जेक्ट चल रहा है हमारा और उसकी सीरीज चल रही है। अभी त्रैमासिक सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है। अब इनमें हम इन 13 बिंदुओं के 13 से 14 बिंदुओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये 13 से 14 बिंदु बहुत ही आईएमपी टाइप के होने वाले हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, रोलेक्ट एक्ट क्या है बात करेंगे, पिकेटिंग क्या है बात करेंगे, गिरमिटिया मजदूर, बारदौली सत्याग्रह पर हम चर्चा करेंगे, साइमन कमीशन के बारे में डिटेल में समझेंगे, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया ये भी देखेंगे, सत्याग्रह पर विचार करेंगे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी देखेंगे, पूना पैक्ट के बारे में देखने वाले, असहयोग आंदोलन के कारण भी देखेंगे और यहाँ पर नमक यात्रा, दांडी यात्रा देखेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी देखने वाले हैं। तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब आइए इन बिंदुओं को एक एक करके हम समझते हैं। अब ये बिंदु नाम के बिंदु है, लेकिन ये है एक प्रश्न, क्वेश्चन ही है, एक प्रकार के क्या है, क्वेश्चन ही है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एकाग्र होकर के सारे काम काज छोड़ करके आप ना इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये जो भारत में राष्ट्रवाद होगा ना, इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में आ जाओगे और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे। पेन और कॉपी लेकर के भी बैठना, कुछ आईएमपी जो कीवर्ड होंगे ना उसको हम डिस्कस करते रहेंगे और आप नोट भी करते रहना। तो फिर आइए हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 क्या, रोलेक्ट एक्ट क्या था। तो सबसे पहले तो रोलेक्ट एक्ट के बारे में समझ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं कुछ बोल के बताऊंगा और कुछ की पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा। अब जो बोलूंगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा और जो पॉइंट होंगे वो स्पेशल हम नोट कर लेंगे। बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट क्या था। तो रोलेक्ट एक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ये रोलेक्ट एक्ट जो है ना, ये रोलेक्ट एक्ट था 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। अब ये 1919 में आया था। तो अब ये लागू किसने किया था? अंग्रेज सरकार ने किया था। किसने किया था? अंग्रेज सरकार ने किया था। अंग्रेज सरकार ने किया था। अब अंग्रेज सरकार ने भैया रोलेक्ट एक्ट को बना दिया। अब रोलेक्ट एक्ट बनाया ही क्यों गया था? बनाया गया था भैया यहाँ पर जो आंदोलन थे ना, आंदोलन को कुचलने के लिए, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन थे, जो राष्ट्र के हित में थे ना, उनको कुचलने के लिए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन को कुचलने के लिए। किसको कुचलने के लिए? आंदोलन को कुचलने के लिए। अब भैया इनके कुचलने के लिए क्या चलाया गया? 1919 में रोलेक्ट एक्ट चलाया गया। अभी रोलेक्ट एक्ट जो था ये था क्या? सबसे पहला अगर बिंदु हम बात करें, ये क्या था? ये ऐसा, इसको काले कानून की संज्ञा भी दी गई है। कैसे? काले कानून की संज्ञा दी गई है। अब काले कानून की संज्ञा क्यों दी गई है, अब उसकी बात हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि भैया बात ये हो रही थी कि हम ये लोग है ना, अंग्रेज सरकार जो थी ना, अंग्रेज सरकार के जो प्रशासनिक लोग थे वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर लेते थे? गिरफ्तार कर लेते थे। क्या कर लेते थे? गिरफ्तार करते थे। क्या करते थे? गिरफ्तार। और गिरफ्तार भी करते थे तो वहाँ पर कारण भी नहीं बताते थे, और कारण भी नहीं बताते थे, और साथ में देखना आप है ना, और वहाँ पर बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करते थे। वो भी बिना किसी मुकदमे के क्या कर लेते थे? गिरफ्तार कर लेते थे। और गिरफ्तार भी करते थे वो कब तक? अनिश्चित काल तक। कौन सा काल तक? अनिश्चित काल तक गिरफ्तार करके रखते थे। वो अनिश्चित काल तक गिरफ्तार करके रखते थे। तो ये जो कारण है, अब यहाँ पर देखिएगा आप, गिरफ्तार तो कर लिया था। अब यहाँ 1919 में जब गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार भी किनको करेंगे? जो वास्तविकता में आंदोलन के नेतृत्व करते थे ना, उनको गिरफ्तार कर लेते थे। अब ये उनको गिरफ्तार करते थे तो इनमें से 2 व्यक्ति मेन थे। अब वो 2 व्यक्ति कौन थे भैया? एक तो सत्यपाल थे, ठीक है ना, सत्यपाल। एक तो सत्यपाल को गिरफ्तार किया था। दूसरे नंबर पे किया था सैफुद्दीन किचलू को। किसको किया था? सैफुद्दीन किचलू। क्या थे? सैफुद्दीन किचलू। अब इन दोनों को क्या कर लिया था?
गिरफ्तार कर लिया था, और ये कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। अब कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया था। अब बात समझ लीजिएगा आप, तो ये जो है ये काल, अब यहाँ पर हम इसको फिर डबल से रिपीट करते हैं। रोल एक्ट क्या था? 1919 में अंग्रेज सरकार के द्वारा ये रोल एक्ट चलाया गया। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन को कुचलने के लिए चलाया गया था। इसको काले कानून की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि बिना किसी कारण के, बिना किसी मुकदमे चलते हुए किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अनिश्चित काल तक क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो आप ये क्वेश्चन के आंसर बोल रहा हूँ मैं। सन 1919 में अंग्रेज सरकार ने रोल एक्ट चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन को कुचलने के लिए। इसको भारतवासियों ने क्या कहा? काले कानून की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, किसी भी कारण के बिना ही, बिना मुकदमे चले ही अनिश्चित काल तक क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसमें से प्रमुख कांग्रेस के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया, सत्यपाल मलिक को और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। ये रोल एक्ट के बारे में हमने जानकारी ले ली है। आइए अब अगले पेज की बात कर लेते हैं। अगले पेज पर क्या है? अब साथ ही हम क्या समझ ले, पिकेटिंग को बाद में समझेंगे। ये 1919 के बाद का जलियांवाला बाग समझ लेते हैं पहले, क्योंकि यहीं से है ना स्टार्ट होने वाला है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग पर देखेंगे कौन, ये है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या करना है? टिप्पणी करना है। तो आइए देखते हैं जलियांवाला बाग पर हत्याकांड पर टिप्पणी करते हैं। आपको पता है जब है ना ये 1919 वाला है जो, तो जलियांवाला बाग भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। आप देखिएगा अमृतसर में पहले से ही क्या लगा था? मार्शल लॉ लगा था। क्या लगा था? मार्शल लॉ। अब यहाँ पर इन व्यक्तियों को पता नहीं था, इन व्यक्तियों को पता नहीं था। अब देखिएगा आप, ये 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। पहले नंबर पर तो भाई कौन थे? सत्यपाल थे। कौन थे? सत्यपाल। अब इनको गिरफ्तार कब किया गया था? रोल एक्ट के माध्यम से किया गया था। एक सैफुद्दीन किचलू थे। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू थे। अब ये सैफुद्दीन किचलू हो गए, सैफुद्दीन किचलू। अब ये दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। अब इनको रिहा करवाने के लिए, इनको क्या करवाने के लिए? रिहा करवाने के लिए क्या हुआ? 13 अप्रैल को क्या किया गया? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आम सभा रखी। क्या रखी? आम सभा, अर्थात इसको बोल देंगे मीटिंग रखी, जिसमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और कुछ युवा भी थे। वहाँ पर रख ली। और वो आम सभा रखी थी भैया बैसाखी के रोज। कब रखी थी? बैसाखी एक पर्व मनाया जाता है, उस समय यहाँ पर रखी थी आम सभा। अब यहाँ पर आम सभा रखी। अब ये बात पता चल गई जनरल डायर को। जर्नल डायर क्या है? जर्नल डायर। अब इनको पता चल गई। अब ये जिस जगह पर ये सम्मेलन कर रहे थे, ये मीटिंग कर रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आने जाने के लिए क्या था? एक ही रास्ता था। उसमें आने जाने के लिए क्या था? एक ही रास्ता था। और यहाँ पर क्या बैठे थे? व्यक्ति बैठे थे। अब जनरल डायर को पता चला तो अपने सैनिकों को बिना किसी चेतावनी के डायरेक्ट के चलाने का आदेश दे दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब जब गोली चलाई, उन्हें डक 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 सभी पर भयंकर तरीके से गोली बरसा दी। बारिश की तरह डक 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 करके पूरे व्यक्तियों पर गोली चला दी। अब उस मुठभेड़ में, गोलियों की मुठभेड़ में लगभग 800 तो मारे गए, 800 व्यक्ति मारे गए और लगभग 2000 व्यक्ति क्या हो गए? घायल हो गए। 2000 व्यक्ति क्या हो गए? घायल
हो गए। भैया ये ही जो है ना जलियांवाला बाग है, यही जलियांवाला बाग के बारे में डिटेल है। एक बार फिर बात कर लेते। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में क्या लगा था? मार्शल लॉ लगा था। उसी समय यहाँ जलियांवाले बाग में क्या बिठाई गई? आम सभा बिठाई गई। महात्मा गांधी और कुछ और भी व्यक्ति थे। क्यों बिठाई गई? क्योंकि 1919 में रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। इनको छुड़वाने के लिए, इनको रिहा करवाने के लिए एक आम सभा बिठाई गई। वो 13 अप्रैल 1919 को थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो सभा बैठी, मीटिंग कर रहे थे हम कैसे छुड़ाएं। बैसाखी के समय पर, बैसाखी के रोज क्या किया गया? यहाँ पर आम सभा रखी गई, वहाँ डिस्कस किया गया, वार्तालाप किया गया, सलाह मशवरा किया गया कि भैया हम कैसे छुड़वाएं, कैसे आंदोलन करें कि इन लोगों को छुड़वाएं। तो उसी समय भैया जनरल डायर, क्योंकि मार्शल लॉ लगा ही था, मार्शल लॉ लगा ही था। अब जनरल डायर वहाँ पर, जनरल डायर को पता चला उनके सैनिकों के साथ में बढ़िया है ना हथियारों के साथ में आ गए। और वहाँ पर जो था उस गार्डन में जो था, वो बाग जो था वो क्या था? एक ही दरवाज़ा था आने का और जाने का। अब उस दरवाजे से एंट्री करी जनरल डायर के सैनिकों ने और गोली चलाने का आदेश दे दिया बिना किसी चेतावनी के कि भाई आप सचेत हो जाओ या क्या हो जाओ। जब आए और क्या करने लगे? डग 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 डग। और इतने में तो भैया जब बारिश हो गई गोलियों की तो उस व्यक्तियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब 800 लगभग व्यक्ति मारे गए और 2000 व्यक्ति लगभग घायल हो गए। यही है क्या? जलियांवाला बाग। आइए फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो ये रोलेक्ट एक्ट के जस्ट बाद में जलियांवाला बाग पढ़ने का विषय है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जलियांवाला बाग को पहले फिनिश कर दिया। अब आइए हम पेज नंबर, पहले की तो बात कर ली, दूसरे की बात करें पिकेटिंग का अर्थ। अब ये पिकेटिंग क्या है? ये पिकेटिंग क्या है भैया? दफ्तर हो गया, क्या हो गया? दफ्तर। अब दफ्तर के बाद में एक हो गई दुकानें हो गई, क्या हो गई? दुकानें हो गई। अब दुकानों के बाद में क्या हो गए? फैक्ट्री हो गई, क्या हो गई? फैक्ट्री हो गई। अब भाई होता क्या था? ये इनका एक गेट था, आने और जाने का क्या है? गेट है। अब इस गेट के सामने व्यक्ति खड़े होते थे। व्यक्ति क्या होते थे? खड़े होते थे। अर्थात आने वाले व्यक्तियों को ये क्या करते थे? रोकते थे। आने वाले व्यक्तियों को, अर्थात आने जाने वाला जो रास्ता था वहाँ पर खड़े होकर के ना तो किसी को आने दे देते ना किसी को बाहर जाने दे देते। अर्थात उसमें प्रवेश भी निषिद्ध है और बाहर निकलना भी निषिद्ध है। तो ये क्यों करते थे? ये बहुत सारे कारण है। ये अंग्रेज सरकार के, अंग्रेज सरकार से बहुत ज़्यादा असंतोष हो गई थी जनता। तो इन अंग्रेज सरकार को परेशान करने के लिए क्या किया गया था? व्यक्ति दुकानों के, दफ्तर के और फैक्ट्रियों के दरवाजों पर जो आने जाने का रास्ता होता था उस पर खड़े होकर के उनको रोक लेते थे। और इसी पद्धति को क्या कहते थे? पिकेटिंग कहते थे। क्या कहते थे? पिकेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकेटिंग कहते हैं। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। गिरमिटिया क्या है? गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है? आपको पता है? आपको पता है? नहीं है पता तो अभी चल जाएगा, नहीं है पता तो क्या चल जाएगा? अभी चल जाएगा। आप देखिएगा गिरमिटिया किन्हें कहा गया था। तो आप बताओ कि उपनिवेश, उपनिवेश। अब उपनिवेश क्या है? उपनिवेश भैया देखिएगा हमारा देश किसके काल में भैया? किसके काल में क्या? किसने हमारे देश पर कब्जा करके रखा था? अंग्रेजों ने करके रखा था। अर्थात हम गुलाम थे कि नहीं थे अंग्रेजों के? तो हम गुलाम थे। तो जो है ना, हम क्या है? उपनिवेश देश हो गए। क्या हो गए? उपनिवेश देश हो गए। तो आप देखिएगा उपनिवेश देशों से, उपनिवेश देशों से, उपनिवेश देशों से ये क्या लेके जाते थे? व्यक्तियों को ले जाते थे। किसको लेके जाते थे? व्यक्तियों को लेके जाते थे। अब व्यक्तियों को लेके जाते थे। अब ये व्यक्तियों को क्या करने के लिए ले जाएंगे? पूजा करने के लिए ले नहीं जाएंगे भैया, वो आराम करने के लिए तो ले नहीं जाएंगे। इनको लेके जाते थे काम करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? काम करवाने के लिए लेके जाते थे। अब व्यक्तियों को लेके जाते थे। अब इन व्यक्तियों को काम काज के लिए लेके जाते थे। किसके लिए लेके जाते थे? काम काज के लिए लेके जाते थे। अब इनको लेके जाते थे काम काज के लिए, लेकिन एक एग्रीमेंट कर करके, क्या कर करके? एग्रीमेंट कर करके, एग्रीमेंट करके ले जाते थे। और एग्रीमेंट करके कहाँ ले जाया गया भैया? गुयाना ले जाया गया, फिजी ले जाया गया, फिजी, ऐसे अन्य देशों में इन व्यक्तियों को ले जाया गया। अब लेके जाया गया, उस एग्रीमेंट के तहत ले जाया करते थे। उस एग्रीमेंट के तहत व्यक्तियों को भैया कामकाज के लिए लेके जाया करते थे उपनिवेश शासन काल में। तो ऐसी ही स्थिति को क्या कह दिया गया? गिरमिटिया कह दिया गया। गिरमिटिया कह दिया गया।
गिरमिटिया कह दिया गया। और जो वर्तमान में अब क्या कहते हैं, मजदूर वर्ग था, तो इसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो गिरमिटिया मजदूर क्या है, उपनिवेश शासनकाल में व्यक्तियों को विदेशों में काम करने के लिए ले जाते थे एक एग्रीमेंट के तहत। उसी एग्रीमेंट को क्या कहा गया, उन्हीं व्यक्तियों को क्या कहा गया, गिरमिटिया। उस एग्रीमेंट को क्या कहा गया, गिरमिटिया। और व्यक्तियों को ले जाया करते थे, और व्यक्ति होते थे मजदूर वर्ग के, तो उन्हें कह दिया गिरमिटिया मजदूर कह दिया। आपको ये चीज समझ में आई होगी, ये शब्द समझ में आए होंगे, और ये जो क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में बताना है। तो बारदोली पड़ता कहाँ है, गुजरात में पड़ता है। बारदोली कहाँ पड़ता है, गुजरात में। भैया देख लीजिएगा, गुजरात में पड़ता है बारदोली। क्या पड़ता है, बारदोली। अब ये बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1928 में। कब हुआ था, 1928 में हुआ था, 1928 में। अब यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह किसके लिए हुआ था, किसानों के लिए। किसके लिए, किसानों के लिए, किसानों के लिए। अब ये किसानों के लिए, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे सरदार पटेल। कौन कर रहे थे, सरदार पटेल कर रहे थे, सरदार पटेल। अब सरदार पटेल का आप पूरा नाम जानते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल जो है ना, इनका किसानों का क्या कर रहे थे, किसान आंदोलन का। ये बारदोली जो सत्याग्रह, इसको कहेंगे किसान आंदोलन। क्या कहेंगे, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। अब भैया ये क्यों हो रहा था, ये हो रहा था भैया किसानों के लिए। अब किसानों के लिए क्यों हो रहा था, भैया इनके फसल पर क्या लगा दिया था, इनकी कृषि पर क्या लगा दिया था, अधिक कर लगा दिया था। क्या कर दिया था, अधिक कर लगा दिया था। अधिक कर के लिए ये आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। अर्थात कर को क्या करो, कम करो। कर को क्या करो, कम करो। किसको, कर को। कौन से कर को, भूमि कर को कम करो, लगान को कम करो। इसी के लिए क्या किया गया, सरदार पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया गया। बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी इसको जानते हैं, बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। और फसल पर, कृषि पर, भूमि पर अधिक लगान लगाने के लिए यहाँ पर आंदोलन चलाया गया। और सरदार पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को, इनकी मांगों को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अर्थात ये आंदोलन क्या हो गया, सफल हो गया। ये आंदोलन क्या हो गया, सफल हो गया। और इसकी खूब प्रशंसा हुई, जगह जगह पर इसकी क्या हुई, खूब प्रशंसा, क्योंकि ये सफल हो गया। अर्थात लगान कम कर दिया गया। लगान क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो ये था भैया बारदोली सत्याग्रह। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन क्या था। अब साइमन कमीशन की बात कर ली जाए। साइमन कमीशन को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिएगा, इंग्लैंड, क्या देखेंगे, इंग्लैंड को देखेंगे। इंग्लैंड, अब इंग्लैंड में बना था सन 1927 में। क्या बना था, 1927 में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन बना। अब साइमन कमीशन बना। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे भैया, इसके अध्यक्ष थे भैया कौन, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अध्यक्ष। तो भैया अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन कौन थे, सर जॉन साइमन। अब आपको देखना होगा कि इंग्लैंड में 1927 में बना था, क्या बना था, साइमन कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। तो भैया साइमन के नाम पर ही इस कमीशन का नाम रख दिया, सर जॉन साइमन। इसमें कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य, अब कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य 7 थे। कितने थे, 7 थे। 1927 में बना। तो अब ये ही जो है ना, 1927 के बाद 1928 में, कब, 1928 में। अब 1928 में कहाँ आएगा, भारत आएगा। कहाँ आएगा, भारत। 1928 में ये भारत आया। कहाँ आया, भारत। और भारत में भी कहाँ उतरा, मुंबई में उतरा। कहाँ उतरा, मुंबई में उतरा। मुंबई में उतरा। अब मुंबई में उतरा। अब मुंबई में उतरने के जस्ट बाद ही इसका विरोध हुआ, भयंकर तरीके से विरोध हुआ कि भैया तुम वापस साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, हम साइमन को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अरे उसका कारण तो बताओ। कारण ये है कि जो 7 सदस्य थे ना, ये इसमें एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था। अब एक भी भारतीय नहीं था,
और ये 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम में सुधार करने के लिए आया था कि कौन से कानूनों में हमें सुधार करना है, कौन से कानूनों में सुधार नहीं करना है। अरे भाई 1919 में जो भारत शासन अधिनियम था उन कानूनों की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन बनाया, साइमन कमीशन को भेजा। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। 1928 में भारत उतरा, मुंबई में उतरा, और मुंबई में उतरेगा तो इस समीक्षा काहे की करेगा भैया? क्योंकि सारे कानून तुम नहीं बनाए और तुम्हारे फायदे के ही कानून तुम रखोगे और बाकी के हटा दोगे। तो भैया इसीलिए इसका विरोध किया। अब इसका विरोध हुआ, इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। अब विरोध में बहुत भयंकर तरीके से भूमिका निभाई थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने, लाजपत राय ने बहुत भयंकर तरीके से भूमिका निभाई। अब सभी व्यक्तियों ने क्या किया? कांग्रेस के सभी व्यक्तियों ने, भारतवासियों के सभी व्यक्तियों ने क्या किया? यहाँ पे विरोध किया साइमन कमीशन का। नारे लगाए, साइमन तुम वापस जाओ, साइमन तुम वापस जाओ, ऐसा नारा लगाया। लाला लाजपत राय का यहाँ पे कुछ थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ था। तो अब जो प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक जो था, पुलिस वगैरह थी, लाठी चार्ज हो गई। क्या हो गई? लाठी चार्ज। और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की खोपड़ी में फटाक से पड़ गई भैया। अब इनके सिर से क्या निकलने लगा? खून निकलने लगा। अर्थात लाला लाजपत राय की सिर में क्या लग गई? चोट लग गई। फिर इनको कहाँ पहुंचाया गया? अस्पताल में रेफर किया गया। अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट चलते हुए इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अर्थात लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? साइमन कमीशन में लाठीचार्ज हुआ था ना, उसके कारण हुई थी। अगर नहीं लाठीचार्ज नहीं होता तो सिर में चोट नहीं लगती, और चोट नहीं लगती तो ये क्या नहीं होते? मरते नहीं। तो ये पूरा का पूरा था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बना कब था? 27 में। भारत कब मुंबई में कब उतरा? भारत कब आया? 1928 में आया। लाठीचार्ज की में किसकी मौत हो गई थी? लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। क्या बोला गया था? साइमन कमीशन तुम वापस जाओ। ये क्यों आया था साइमन कमीशन? शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के कानूनों में की समीक्षा करने के लिए आया था। अब समीक्षा का खाक करेगा ये, क्योंकि सारे तो क्या थे? ये अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। अब भारत वाला होगा कोई व्यक्ति समझदार तो भारत में जो उनके प्रॉफिटेबल जो कानून होंगे उनको रख लेगा, लेकिन ये तो अंग्रेज थे। अब इनके तो इनका खुद का ही प्रॉफिट देखेंगे, सारे कानून को क्या कर देंगे? मना कर देंगे, भैया ये हमारे प्रॉफिट का नहीं, क्योंकि इनको तो पैसे से मतलब है बस। ये तो इनको और किसी से मतलब नहीं है। भारत के चाहे मरे जिए उनसे कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने से मतलब है। ये हो गया भैया साइमन कमीशन। आगे चलिएगा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को कब और कहां स्वीकारा गया? आइए इसके बारे में कुछ इनकी फिल्म देखते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पूर्ण स्वराज को कब और कहां स्वीकार किया गया? भाई देखिएगा, कांग्रेस। अब कांग्रेस का प्रतिवर्ष, कांग्रेस का प्रतिवर्ष क्या है? प्रतिवर्ष क्या होता है? एक अधिवेशन होता है। क्या होता है? एक अधिवेशन होता है। अधिवेशन बोल दो, मीटिंग बोल दो, सम्मेलन बोल दो, एक अधिवेशन होता है। तो भैया वही अधिवेशन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 को लाहौर में, कहाँ? लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। लाहौर में हुआ। लाहौर में हुआ। अब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था प्रतिवर्ष भैया। कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वो अधिवेशन 1929 में हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। अब ये हुआ, अभी रावी नदी के किनारे हो गया। तो यहाँ पर इसकी जो कांग्रेस के जो है ना अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू इनकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। तो इनकी अध्यक्षता में इनने 1929 में ही पूर्ण स्वराज की क्या की है? पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग कर ली भैया। क्या कर ली? पूर्ण स्वराज की मांग कर ली। तो आपको पता चली गया होगा पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई? 1929 में हुई। कहाँ हुई? लाहौर अधिवेशन में हुई। कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें क्या मांग की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। तो यही जानकारी थी बस, और क्या है। आइए अब इसके चलते क्या हुआ? 26 जनवरी
1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को जगह जगह पर झंडा फहराया गया। क्या फहराया गया? झंडा फहराया गया। क्या फहराया गया? झंडा फहराया गया। तो इसी झंडा का फहराया गया था सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को फहराया गया। तो इसी डेट का इंतजार किया था हमने, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के क्या हो गया था? तैयार हो गया था। लेकिन लागू भी कर देना चाहिए था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और हम किस डेट की इंतजार कर रहे थे? 26 जनवरी की, अर्थात 2 महीने और वेट कर लें हम, क्योंकि हमारा जो पहली जो तारीख थी 26 जनवरी, इससे ना हमारा पिछला नाता है। क्योंकि सबसे पहले हमने पूर्ण स्वराज के लिए हमने झंडा कब फहराया गया था? 26 जनवरी को फहराया गया था। तो क्यों ना संविधान जब लागू होगा उसी दिन फिर एक और झंडा फहराएंगे, भारत का झंडा फहराएंगे, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज को। तो ये बात थी भैया किसकी? पूर्ण स्वराज की बात थी। आगे बात कर लेते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो गांधी जी ने भैया वापस क्यों लिया? तो सबसे पहली बात तो आपको देखना है कि 1913 से 1918 तक, 1918 इसके बीच में क्या हुआ था? वो इसके बीच में एक मैं बता दूं आपको, 1914 से 1918 तक कौन चला? प्रथम विश्व युद्ध चला। क्या चला? प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध चला। अब 1913 से 1918 में भैया क्या हो गई? कीमतें दुगनी हो गई। क्या हो गई? कीमतें दुगनी हो गई। अब दुगनी हो गई तो इससे क्या हो गया? जनता के मन में भैया हाहाकार मच गया, क्योंकि कीमतें दुगनी हो गई। वैसे ही आर्थिक स्थिति पहले ही गंभीर थी, अब भैया कीमतें और दुगनी हो गई, अर्थात महंगाई हो गई। क्या हो गई? महंगाई हो गई। अब महंगाई हो गई, इसके कारण क्या हुआ? जो प्रथम विश्व युद्ध में महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, जो अंग्रेजों ने हमारे साथ जो वादा किया था उस वादे पर मुकर गए, उस वादे को नहीं माना। महंगाई हो गई, तो महंगाई होने के कारण भारतीयों के मन में क्या हो गया? असंतोष की भावना फैल गई। क्या भावना फैल गई? असंतोष की भावना फैल गई। असंतोष की भावना फैल गई। असंतोष की भावना किस में फैल गई? भारतीयों के मन में। किसके मन में? भारतीयों के मन में। भारतीयों के मन में फैल गई। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि महंगाई हो गई दुगनी। 1914 से 1918 तक क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध चला था। अब यहाँ पर देखो, अंग्रेजों ने भारतीयों का क्या मांगा? भारतीयों का साथ मांगा। भारतीयों का क्या मांगा? सहयोग मांगा। किस में मांगा? इस प्रथम युद्ध में मांगा। प्रथम विश्व युद्ध में मांगा। और वो क्या बोला? अंग्रेज क्या बोले? तुम हमारा ना युद्ध में साथ दे दो, प्रथम विश्व युद्ध में हम तुम्हें क्या कर देंगे? हम तुम्हें पूर्ण स्वराज दिलवा देंगे, या पूर्ण स्वराज की नहीं बात करें, ऐसा बोलेंगे, हम तुम्हारी मांगों को पूरा कर देंगे। तो अब शामिल होने के लिए क्या किया गया? शामिल होने के लिए आश्वासन दिया। क्या दिया? आश्वासन दिया। अब आश्वासन दिया मांगों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये अंग्रेज तो पहले से ही क्या थे? ये पहले से ही दोगले थे। क्या थे? पहले से ही दोगले थे। आश्वासन देकर के भारतीयों से क्या बोल दिया? अब हम तुम्हारी मांगों को नहीं पूरा करेंगे। तो इससे भी क्या हो गया? भारतीयों के मन में आक्रोश पैदा हो गया। और उसके बाद में फिर और बात आ गई, तो रोलेट एक्ट चला दिया। कमी थी तो क्या चला दिया? रोलेट एक्ट तक चला दिया। अब रोलेट एक्ट में भी क्या हो गया? बिना किसी दलील, बिना किसी अपील के हर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल तक गिरफ्तार कर लो। भैया ऐसा क्या इनके बाप का राज चल रहा है क्या? लेकिन चल रहा था भैया। उस टाइम पे तो बेचारे भारतीय जो व्यक्ति थे वो थोड़े से अभी क्या थे? परेशान थे, मजबूर थे। इस वजह से उन मजबूरियों का फायदा किसने उठा लिया? अंग्रेजों ने उठा लिया। तो रोलेट एक्ट के माध्यम से भैया आक्रोश आ गया। किस में आ गया आक्रोश? भारतीयों के मन में आ गया। क्या आ गया? भारतीयों के मन में आ गया। अब भारतीयों के मन में क्या आ गया? आक्रोश की भावना फैल गई। कौन से भावना फैली? आक्रोश के मन की भावना, आक्रोश की भावना मन में फैल गई। अब चौथी बात करें, जलियांवाला बाग। क्या है? जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, भैया इसने तो रोंगटे खड़े कर दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसने तो रोंगटे खड़े कर दिए। क्या रोंगटे खड़े कर दिए? क्यों? क्योंकि 800 व्यक्ति मारे गए, एक ही समय में 800 व्यक्ति मारे गए लगभग। ये बहुत क्रूर वाला क्या होगा? नरसंहार होगा यहाँ पर। तो ये जो कारण है
ये जो कारण है ना असहयोग आंदोलन को वापस लेने के माने जाते हैं। पहला, 1913 से 1918 में क्या हो गई, महंगाई दुगनी हो गई। क्या हो गई, महंगाई दुगनी हो गई। महंगाई दुगनी हो गई जिससे कि भारतीयों के मन में आक्रोश हो गया पैदा। दूसरी बात, अंग्रेजों ने भारतीयों को से ऐसा बोला था कि तुम हमें इस युद्ध में सहयोग दे दो, हम तुम्हारे मांगों को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन नहीं किया। रोलेट एक्ट से भी भारतीयों के मन में असंतोष की भावना फैल गई। और जलियांवाले बाग से तो भैया व्यक्तियों के रोंगटे खड़े होकर अंग्रेजों को बहुत बेकार तरीके की नज़रों से देखा जाने लगा, क्योंकि ये क्रूर व्यक्ति है। क्या है, क्रूर व्यक्ति। इनके मन में कोई सहानुभूति नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इनको पैसे से मतलब है, अपने काम से मतलब है, अपने व्यापार से मतलब है। भैया देख लीजिए, आगे चलते हैं। ये हमने जलियांवाला बाग समझ ही लिया था। आप देख लेते हैं पूना पैक्ट क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पूना पैक्ट, भाई ये वीडियो बेशक लंबी हो जाए लेकिन इसमें ऑथेंटिक जानकारी है, बहुत ही रीजनेबल जानकारी है, आपको इतना बेनिफिट देगी, इतना बेनिफिट देगी कि मज़े आ जाएंगे। क्यों मज़े आ जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना 7 नंबर का आता है वार्षिक पेपर में। कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये चीज़ें बनती हैं यहाँ से, इसलिए क्या हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए भले ही इसमें टाइम दे देंगे हम, लेकिन मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। अगर मेरे को पढ़ाना होता तो डायरेक्ट खटाखट आपको बोल करके पढ़ा भी देता, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन समझना है हमें। बात कर लेते हैं पूना पैक्ट की। भैया पूना पैक्ट क्या है, ये क्या भला है पूना पैक्ट, तो समझिएगा पहले पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में भैया 2 व्यक्तियों से संबंधित बात है। एक तो अंबेडकर जी से बात है, अंबेडकर गलत लिख दिया, अंबेडकर है ना, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। अब बात कर लेते हैं, ये 2 व्यक्तियों के बीच में ही क्या चलती है, वार्तालाप होती है। अब इन दोनों के बीच में ही क्या होगा, समझौता होगा। देखिएगा, अंबेडकर जी जो है ना, बात क्या कर रहे थे, अंबेडकर जी अलग निर्वाचन की बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अलग निर्वाचन की बात कौन कर रहे थे, अंबेडकर जी। और इस अलग निर्वाचन प्रक्रिया को किसने स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों ने स्वीकार कर ली। अब अंग्रेजों ने स्वीकार कर ली, अलग निर्वाचन की बात कौन कर रहे थे, अंबेडकर जी। अंबेडकर जी ने अलग निर्वाचन की बात की, वो भी किसकी, दलित वर्ग की। किसकी, दलित वर्ग, अर्थात SC ST, जो भी पिछड़े हैं ना, जो भी पिछड़े हैं उनके लिए अलग बात कर रहे थे। क्या कि अलग जो है ना क्षेत्र की मांग कर रहे थे। अलग निर्वाचन के लिए किसकी मांग कर रहे थे, अलग क्षेत्र की मांग कर रहे थे। अब भाई बात ही आ गई, अब ये चीज़ मान भी ली किसने, अंग्रेजों ने। ये चीज़ पूरी की पूरी मान भी किसने ली, अंग्रेजों ने मान ली। अंग्रेजों ने ये मांग को मान ली। अंग्रेजों ने क्या कर लिया, इस मांग को मान लिया। अब इस मांग को क्या कर लिया, मान लिया। लेकिन इस मांग से समस्या आ गई गांधी जी को। अब गांधी जी को क्या समस्या आई, गांधी जी ने अंबेडकर जी से बोला कि भाई बात ऐसी है कि आप अगर अलग निर्वाचन की अगर मांग करोगे, चलो ठीक है, अलग निर्वाचन करवा भी दिया, लेकिन ये पिछड़े के पिछड़े रहेंगे, ये विकास की राह से और पीछे हट जाएंगे, ये वर्तमान दुनिया के साथ में नहीं चल पाएंगे, कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे, कंधे से कंधे मिलाकर के नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर इनको वास्तविकता में विकास करना है, इनका वास्तविक दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलवाना है, तो इस मांग को आप क्या कर दो, इस मांग को आप क्या कर दो, अस्वीकार कर दो। तो ये गांधी जी ने बोला कि हम है ना अलग निर्वाचन की मांग नहीं करेंगे, हाँ निर्वाचन में आरक्षण की मांग कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, निर्वाचन में आरक्षण की बात कर लेंगे, आरक्षण की मांग। तो आरक्षण की बात कौन ने की थी, गांधी जी ने की थी। और अलग क्षेत्र की मांग किसने की थी, तो भैया अंबेडकर जी ने की थी। तो इस गांधी जी का जो है ना ये आरक्षण का प्रस्ताव था, आरक्षण का प्रस्ताव तो महात्मा गांधी अंबेडकर जी ने मान लिया, अंबेडकर जी ने मान लिया, अंबेडकर जी ने मान लिया। तो भैया इस पर क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया, इस पर क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया। 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। भैया किसके बीच में समझौता हुआ था, अंबेडकर जी के, अंबेडकर और प्लस में महात्मा गांधी, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, हस्ताक्षर हुए। अब उसी हस्ताक्षर को क्या कह दिया, इसी हस्ताक्षर को क्या कह दिया, पूना पैक्ट कह दिया। क्या कह दिया, पूना पैक्ट।
क्या कह दिया, पूना, क्योंकि ये पूना में हुआ था। ये क्या हुआ था, पूना में हुआ था। ये पूरी की पूरी वार्तालाप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे इसी के साथ में ही हमारा पूना पैक्ट खत्म हुआ। आगे चल जाते हैं। अब असहयोग आंदोलन के कारण बताइए। असहयोग आंदोलन के कारण बताइए। तो असहयोग आंदोलन के कारण हमने देख लिए। असहयोग आंदोलन के कारण क्या देख लिए, वही 4 पॉइंट अभी देख के आए ना हम, कि असहयोग आंदोलन के 4 कारण क्या थे। वापस लिया था उसका कारण तो देख ही लिया हमने। वापस क्यों लिया गया, वापस, ये क्या गलत क्वेश्चन तो नहीं बता दिया कि एक बार देख लेते हैं इसको, असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन, गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया। एक्चुअली आप थोड़ा सा देखिएगा, बड़ी भारी मिस्टेक हो गई है इसमें। भारी मिस्टेक क्या हो गई है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी कर दी। क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो थोड़ा सा मेरे को से एक मिस्टेक हो गई है। अब एक मिस्टेक क्या हो गई है, तो ये जो कारण थे ये पूरे के पूरे क्या थे, ये पूरे के पूरे भैया थे कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, उसके कारण थे। ये असहयोग आंदोलन क्यों हुआ उसके कारण थे ये पूरे के पूरे, ठीक है ना। अब आप ना देखिएगा इसको ना, उसमें नोट कर लीजिए। अब बात आती है कि भैया फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे बिल्कुल सेपरेट पेज पर। देखेंगे असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। तो देखिएगा बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन पढ़ने की जल्दबाजी में थोड़ा सा हो गया है ये। तो असहयोग आंदोलन, अब असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, वापस, ठीक है ना, वापस क्यों लिया। तो देखिएगा असहयोग आंदोलन वापस लेने का एक कारण है। तो भैया देखिएगा चोरा चोरी, सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश, यूपी के चोरा चोरी नामक, सबसे पहली बात चोरा चोरी नामक, यहाँ क्या होगा, गोरखपुर, क्या होगा, गोरखपुर। यहाँ इसको काटेंगे, क्या पढ़ेंगे, गोरखपुर के चोरा चोरी नामक गांव से असहयोग आंदोलन जब हो रहा था, तो मशाल लेकर के रात्रि में क्या किया करते थे, ये निकला करते थे, गांव निकला करते थे, शहर निकला करते थे, व्यक्तियों को जोड़ने के लिए। किसके लिए, व्यक्तियों को जोड़ने के लिए। अब आपको पता है रोल एक्ट में क्या हुआ था, रोल एक्ट में हुआ था भैया, ये बहुत ज़्यादा मारपीट की थी इन्होंने, हर किसी को पकड़ करके कहाँ डाल देते थे, ये जेल में डाल देते थे अनिश्चित काल तक। अब वो व्यक्तियों के मन में भावना तो थी, पुलिस वाले करते थे ये। अब यूपी के गोरखपुर के चोरा चोरी नामक गांव में से गुजर रहे थे ये भैया, गांधी जी आगे आगे चल रहे थे और उनके समर्थक पीछे पीछे चल रहे थे, और धीरे धीरे उनकी संख्या में क्या होती जा रही थी, वृद्धि होती जा रही थी। अब चोरी चोरी नामक गांव में क्या था, पुलिस थाना था। क्या था, पुलिस थाना था। अब पुलिस थाने में क्या कर दिया गया, 8 से 10 पुलिसकर्मी वहाँ पर थे। अब उनके मन में था कि अच्छा तूने ही हमें पकड़ा था, तूने ही हमारे मारा था और गिरफ्तार किया था, अनिश्चितकाल तक जेल में डाला था, अच्छा तुमने ही, अच्छा सुन लो अब। तो भैया उनके डर की वजह से क्या हुआ, पुलिस वाले जाकर के थाने में चले गए और लॉकअप के अंदर चले गए और बाहर से क्या लगा दिया, ताला लगा दिया। अब आपको पता है गांव वाले सरफिरे होते हैं, सरफिरे होते हैं, और जो उन्होंने ठान ली ना वो कर लेते थे, वो पीछे नहीं हटते थे। क्यों, एक बार कफन बांध लिया सिर पे तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो भैया देख ले, पुलिस थाने में चले गए, लॉकअप अंदर चले गए और बाहर से ताला लगा दिया। किसने, वही पुलिस वालों ने। अब बोल रहे अब कैसे पकड़ोगे, अब कैसे बताओ, अब क्या करोगे तुम। तो अब उनके मसाल तो थी रात्रि काल में, अब उसके साथ केरोसिन था, मिट्टी का तेल था, घासलेट का तेल। अब वो चारों तरफ छिड़क दिया भैया उन्होंने और ले मसाल लगा दी, भगभकान दौड़ गई भैया, आग भयंकर तरीके से लग गई। अब क्या हुआ, ले तेरी, अब हो गया मामला गड़बड़। तो ऐसे में क्या हो गया, वो जो कांड हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। क्या हुआ था, चोरा
चोरी कांड। भैया चोरा चोरी कांड को आप और मत छोरा छोरी मत समझ लेना, चोरा चोरी कांड हुआ था, ठीक है ना। तो कांड के बारे में आप और कुछ और समझ लो भैया, चोरा चोरी नामक कांड हुआ था, ठीक है ना। तो देख लिए 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक कांड हुआ था। इसके चलते ही क्या हो गया, गांधी जी ने अपना फिर क्या ले लिया, 11 फरवरी 1922 को 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। क्या ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 11 फरवरी 1922 को क्या ले लिया, वापस ले लिया। अब इसमें बात एक आ रही है, कि 2 दिन के बाद अर्थात 13 फरवरी को क्या हुआ, 13 फरवरी 1922 को दिमाग खराब हो गया अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भैया ऐसे तो ये और आंदोलन करेंगे और भारतीयों को भड़काएंगे, तो एक काम करो, इनको लीडर को पकड़ो भैया। क्या करो, लीडर को पकड़ो, राजा को पकड़ो, प्रजा अपने आप हताश हो जाएगी, अपने आप हथियार डाल देगी। तो इनका जो लीडर था वो थे महात्मा गांधी। क्या थे, महात्मा गांधी। अब महात्मा जो गांधी थे, महात्मा गांधी को 2 दिन के बाद 13 फरवरी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। लो साहब, गिरफ्तार कर लिया। किसको कर लिया गिरफ्तार, महात्मा गांधी को कर लिया। किसने कर लिया, पुलिस वालों ने कर लिया। कब, 13 फरवरी को। 11 फरवरी को तो वापस लिया, 2 दिन के बाद 13 फरवरी 1922 को गिरफ्तार करके भैया इन पे मुकदमा चला दिया। तो भैया 6 वर्ष का क्या कर लिया, कारावास सुना दिया भैया। क्या सुना दिया, कारावास। लेकिन गांधी जी थे कुशाग्र बुद्धि के, 6 वर्ष तक थोड़ी जेल में रुकेंगे। इन्होंने भैया खाना खाया ना पानी पिया, बढ़िया ऐसे ही बैठे रहे, ऐसे ही बिना खाए पिए बैठे रहे। इनकी धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब स्वास्थ्य तो खराब हुआ 50%, इनने 100% दिखाया, नाटक किया। इनने ज़्यादा स्वास्थ्य होने का, खराब होने का क्या कर लिया, नाटक कर लिया, और ये लड़तड़ा ऐसे करने लगे, ठीक है ना। तो भैया पुलिस वालों ने सोचा कि ये भैया नेता है, लीडर है, नेतृत्व करता है आंदोलन का, भयंकर आंदोलन छिड़ जाएगा और अशांति फैल जाएगी पूरे भारत में, तो जल्दी से क्या कर दो, इनको रिहा कर दो। तो पुलिस वालों ने रात्रि में, दिन में नहीं, दिन में तो देख लेंगे ना व्यक्ति, बोलेंगे भैया इनने क्या कर दिया, मारपीट कर दिया हमारे नेता के साथ में, तो और आक्रोश में जाएंगे। तो रात्रि के समय इनको क्या कर दिया, 1923 में क्या कर दिया, रिहा नहीं किया, छोड़ा है इनने रात्रि में। क्या किया, छोड़ा है रात्रि में 1923 में। क्या किया, 1923 में। और 1923 में ही फिर इनने झंडा तैयार कर दिया। क्या कर दिया, झंडा। वो अलग बात है, 1923 में ही झंडा तैयार कर दिया, 1923-24 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, वो अलग बात है, क्यों अपने अब विषय नहीं है। तो भैया ये था असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण, ये था। वहाँ गलती हो गई थी थोड़ी सी, क्या है, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ने के वजह से गलतियाँ हो गई, कोइंसिडेंट मान लो भैया, ये था भैया। अब आते हैं हम कहाँ पर, असहयोग आंदोलन के कारण। हमने देख ही लिया असहयोग आंदोलन के कारण, वो पीछे हमने भूल करी थी ना, वहाँ पर। अब आइए इस पर, नमक कानून क्या है, नमक दांडी यात्रा क्या है, ये इसके बारे में समझते हैं। नमक यात्रा, दांडी यात्रा क्या है। सबसे पहले तो बात आती है गुजरात से। किससे आती है, गुजरात से। अब गुजरात में एक पड़ता है दांडी, गुजरात में पड़ता है साबरमती। क्या पड़ता है, साबरमती। अब ये साबरमती आश्रम में ही थे, तो साबरमती आश्रम से ही चलेंगे, ये साबरमती आश्रम से ही चलेंगे, आश्रम से। तो यहाँ पड़ता है उसी गुजरात में दांडी पड़ता है। क्या पड़ता है, दांडी। और समुद्र के किनारे पड़ता है। किसके किनारे पड़ता है, समुद्र के किनारे पड़ता है, समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप समझ लो। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 240 मील थी, किलोमीटर नहीं, 240 मील या 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 240 मील या 385 किलोमीटर। तो गुजरात के साबरमती आश्रम से गांधी जी चलेंगे। कौन चलेंगे, कौन चलेंगे, गांधी जी चलेंगे। अब ये गांधी जी चलेंगे तो भैया देख लीजिए, अब वो 1929 वाला लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, 1929 का लाहौर अधिवेशन में एक क्या दिया गया था, अभी इसकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ से लिंक करेंगे ना उस वहाँ पर, क्योंकि दांडी यात्रा कब हुई थी,
1930 में हुई थी, 1930 में। तो यहाँ 1929 से रिलेट करेंगे, 1929 से रिलेट करेंगे। तो 1929 से क्या रिलेट करेंगे, यहाँ पर ये बोला, या छोड़ो अभी इसको, 1930 में ही आते हैं। क्या आते हैं, 1930 में। तो 1930 में आते हैं तो यहाँ पर जनवरी, क्या जनवरी 1930 में इरविन को क्या लिखा, इरविन, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल वही थे, वायसराय वही थे, इरविन। इरविन को एक पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र। किसने लिखा पत्र, गांधी ने लिखा। क्या लिखा, गांधी जी ने लिखा, गांधी जी ने लिखा। क्या लिखा, पत्र। उस पत्र में कितने मांग थी, 11 मांग थी। कितने सूत्री मांग थी, 11 मांग थी। ऐसा बोला गया कि गांधी जी ने इस पत्र को किसको थमा दिया, इरविन को थमा दिया। और उस पत्र में कितनी मांगे थी, 11 मांगे थी। और 11 मांगों को ऐसा बोला गया कि अगर तुमने इन मांगों को पूरा नहीं किया, अगर तुमने इन मांगों को पूरा नहीं किया तो क्या करेंगे हम, 11 मार्च को क्या करेंगे, 11 मार्च को हम क्या कर देंगे, 11 मार्च तक की राह देखेंगे। 11 मार्च तक अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो 11 मार्च के बाद हम कभी भी क्या कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अब आंदोलन करेंगे ये, तो ये अल्टीमेटम था एक प्रकार का। क्या था, चेतावनी थी गांधी जी के द्वारा। किसको चेतावनी थी, इरविन को चेतावनी थी। तो भाई ये बात थी पूरी की पूरी। यहाँ पर अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना था नमक कानून, दांडी मार्च। तो 11 मार्च तक की 11 मार्च तक को उनको क्या दिया, अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी। मान लो तो ठीक है, नहीं तो भैया तुम्हारे रास्ते तुम और हमारे रास्ते हम हैं। तो 11 मार्च को चेतावनी दी थी, तो भैया यहाँ 12 मार्च को ही स्टार्ट कर दिया। नहीं मानी तो मांग नहीं मानी तो 12 मार्च को ही क्या कर दिया, दांडी मार्च प्रारंभ कर दी, नमक यात्रा प्रारंभ कर दी। कहाँ से, साबरमती से। एक दिन जस्ट बाद में ही कर दी नमक यात्रा चालू। लो भाई, अब ये अपने विश्वास पात्र 78 वॉलेंटियर थे। कितने वॉलेंटियर, 78 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 78 व्यक्ति थे। इन 78 व्यक्तियों के साथ में ही, इन 78 व्यक्तियों के साथ में ही 12 मार्च को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से क्या कर दी, यात्रा चालू कर दी, यात्रा चालू कर दी। तो यात्रा चालू कर दी उनने, कहाँ पहुंचने के लिए, दांडी तक पहुंचने के लिए। अब ये दांडी कितनी दूर था, 240 मील दूर था, 385 किलोमीटर दूर था। अब ये चलते गए गाँव में रुके, रात में रुके होंगे, तो रातों में और इनसे प्रोत होकर के, इनके शब्दों के माध्यम से और इनके कार्यों के माध्यम से व्यक्ति और इकट्ठा होते गए। तो भैया ये यहाँ से यहाँ तक 24 दिन तक चले। कितने दिन तक चले, 24 दिन। और 24 दिन में प्रत्येक दिन कितना चले, प्रत्येक दिन भैया 10 मील चले। कितने मील चले, 10 मील चले, 10 मील। तो 24 दिन लगातार चले और प्रत्येक दिन कितना मील चले, 10 मील। 24 में 10 का इंटू करेंगे तो 240 मील आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240 मील आ जाएगा। तो ये भैया रुकते गए गाँव में, गाँव से इनके साथ में और व्यक्ति जुड़ते गए। कितने व्यक्तियों से स्टार्ट किया था, 78 व्यक्तियों से स्टार्ट किया था। लेकिन दांडी पहुँचते पहुँचते इनके साथ में कितने हज़ार व्यक्ति हो गए थे, 20,000 व्यक्ति जुड़ गए थे। कितने व्यक्ति जुड़ गए थे, 20,000 व्यक्ति जुड़ गए थे। तो यहाँ पर दांडी पहुँचे और दांडी पहुंचकर यहाँ पर समुद्र का पानी उबाला और पानी हुआ वाष्प और बना क्या, नमक। तो भैया नमक बनाया, 1 मुट्ठी नमक बनाया भैया इनने। कितना नमक बनाया, 1 मुट्ठी। तो 1 मुट्ठी नमक बना करके अंग्रेजों के द्वारा जो नमक पर जो कर लगाया गया था, नमक पर जो है ना कानून थे, उन कानून को तोड़ दिया। इसी को क्या कहते हैं, नमक कानून, दांडी मार्च, दांडी यात्रा, नमक यात्रा, कुछ भी बोल दो इसको, ठीक है ना, इसी को कहते हैं भैया। ये थी पूरी की पूरी पिक्चर, किसकी, पूरी की पूरी पिक्चर थी नमक कानून की। यात्रा कब चालू हुई, 12 मार्च को। यात्रा कब चालू हुई, 12 मार्च को। अब देखते हैं पहुँचे कब होंगे। तो भैया ये पहुँचे 5 अप्रैल को। कब पहुँचे, 5 अप्रैल को पहुंच गए। अब 5 अप्रैल को पहुंचे, अब 5 अप्रैल को पहुंचे तो 6 अप्रैल को क्या तोड़ा, 6 अप्रैल को नमक तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल को क्या तोड़ा, नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ दिया। कौन सी डेट को, 6 अप्रैल को तोड़ दिया। और यहीं से क्या कर दिया, 6 अप्रैल को ही
सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। आइए बात फिर क्या है, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया, तब सभी ने अवज्ञा आंदोलन को लेके चलेंगे हम। तो 6 अप्रैल को ही क्या कर दिया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू कब हुआ, आंदोलन तो 6 अप्रैल को चालू हो गया, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला पॉइंट यहाँ पर जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की क्या जलाई गई, होली, विदेशी कपड़ों की क्या जलाई गई, विदेशी कपड़े जलाए गए, कपड़े की होली जलाई गई, क्या जलाई गई, होली जलाई गई। अब दूसरा पॉइंट आता है भैया, विदेशी जो है ना पद छोड़े गए, जो है ना विदेशी पद छोड़े गए, क्या छोड़े गए, विदेशी पद छोड़े, स्कूल से कॉलेज से वकालत से छोड़े गए। उसके बाद में स्वदेशी अपनाया, क्या अपनाया, स्वदेशी अपनाया, क्या अपनाया, स्वदेशी अपनाया। अब स्वदेशी अपनाया और महिलाओं ने शराब की दुकान, गांजे की दुकान, अफीम की दुकान, इन पर क्या कर दिया, धरना देना चालू कर दिया। और तो यहीं से ही क्या हुआ, यहीं से ही क्या हो गया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन और बड़ा रूप धारण कर लिया। तो इसी के चलते गांधी जो इरविन था, इस समय कौन थे, इरविन थे, तो इरविन ने वो 11 सूत्री मांग मान ली। तो इरविन ने 5 मार्च, अब ये बात किसकी चल रही है, 6 अप्रैल 1930 की, लेकिन एक साल के बाद दिमाग में आई 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को इरविन ने साइन कर दिए, समझौता कर लिया। इरविन ने क्या कर लिया, समझौता, क्या कर लिया, समझौता। अब ये समझौता किसके किसके मध्य हुआ, एक तो गांधी जी के मध्य हुआ और प्लस में इरविन के मध्य हुआ, क्या हुआ, इरविन के मध्य हो गया। गांधी और इरविन दोनों के मध्य क्या हो गए, समझौता हो गया, जिसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को 11 सूत्री मांग को मान लिया। तो फिर यहीं गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे भी, ये पहला जो गोलमेज सम्मेलन, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 को, तीसरा हुआ था 1932 को। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो गांधी जी ने पहले में तो भाग नहीं लिया था, दूसरे में भाग लिया था भैया। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया। किन्होंने ले लिया था, गांधी जी ने ले लिया था। लंदन में चल रहे थे, ये क्या चल रहे थे, लंदन में चल रहे थे गोलमेज सम्मेलन। तो 1931 अर्थात दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में, दिसंबर 1931 के गोलमेज सम्मेलन अर्थात लंदन के सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने भाग क्यों लिया, क्योंकि इरविन ने गांधी जी की 11 सूत्री मांग को स्वीकार कर लिया था। इरविन ने गांधी जी के 11 सूत्री मांग को स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब ये लंदन में गए गांधी जी, तो एक गोल मेज हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, गोल मेज। और गोल मेज के चारों तरफ बैठते थे, तो उसी को कह दिया भैया गोलमेज सम्मेलन। और सम्मेलन का मतलब क्या होता है, मीटिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग। तो एक मीटिंग हुआ करती थी और गोल मेज पे हुआ करती थी, उसको बोल दिया गोलमेज सम्मेलन। तो लेकिन गांधी जी ने बोला हमें स्वाधीनता चाहिए, क्या चाहिए, स्वाधीनता, अर्थात स्वयं के अधीन रहना, हमें आप लोगों के अधीन नहीं रहना है। तो स्वाधीनता की मांग की थी, किसने, गांधी जी ने। तो भैया अंग्रेजों ने क्या कर दिया, वो मांग को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। तो वहीं से ही क्या कर दिया, ये लौट के आ गए, वहीं से क्या कर दिया, ये लौट के आ गए। अब लौट के आ गए तो 1932 में फिर से क्या कर दिया, चालू कर दिया, फिर से चालू कर दिया, क्या, फिर से चालू कर दिया सभी ने अवज्ञा आंदोलन। क्या चालू कर दिया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया भैया। कब, 1932 में फिर चालू कर दिया। तो ये कहानी चलती रहेगी, फिर 1934 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 1934 तक चलेगा। ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1934 तक चलेगा। 1934 में फिर ये दमनकारी चक्र आ गया अंग्रेजों का, फिर मजबूरन महात्मा गांधी ने इसको क्या कर दिया, वापस लिया इनने। तो ये हो गया पूरा। अब आगे चलते हैं, ये तो हो ही गया था, तो पूरा हो गया भाई। यहाँ तक ही थी पूरी कहानी, हमने पढ़ ली है। तो बहुत बढ़िया तरीके से भारत में राष्ट्रवाद समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक जानकारी है, बहुत ही रीजनेबल। आप अगर
पढ़ लोगे ना शुरू से आखिरी तक तो फोड़ के आ जाओगे, 7 नंबर आपके कब्जे में हो जाएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।